हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स को भी ऐड किया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपने देखा होगा, इस बार जो आईबीपीएस पी और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है, यदि आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं तो मेंस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, उसके अंदर आरबीआई सर्कुलर्स भी लिखा हुआ है कि आरबीआई सर्कुलर्स भी एक टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको आरबीआई की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा आपके लिए अगर आप आरबीआई सर्कुलर्स खुद से पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो काफ़ी लेंदी होते हैं और दूसरा समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है। तो करंट अफेयर्स फंडा ने क्या किया है, इन आरबीआई सर्कुलर्स को काफ़ी ईजी बना दिया है पढ़ने के लिए। हमने पीडीएफ फॉर्मेट में इनको तैयार किया है और आरबीआई सर्कुलर का जो एक ब्रीफ होता है, ठीक है, उसको तैयार किया है ताकि आपको लंबे चौड़े सर्कुलर ना पढ़ने पड़े। जितना जरूरी है केवल उतना ही आप पढ़ पाएँ, और साथ में एमसीक्यूज भी अटैच कर दिए हैं। तो पिछले 5-6 महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे विद एमसीक्यूज। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस में कंप्लीट कराई गई है। और न केवल आपके बैंक की मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंक के इंटरव्यूज देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है। यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स देते हैं, वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है तो वो आपकी कवर हो जाएगी। और इंश्योरेंस से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। और पूरे साल भर आपका केवल एक ही पीडीएफ कोर्स से चलने वाला है, आपको अलग अलग बाय करने की नीड नहीं है। ठीक है, और करंट अफेयर्स में हर महीने अपडेट होते रहेंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि इंटेल के सीईओ कौन है, हु इज द सीईओ ऑफ इंटेल। ऑप्शंस है लिपू टेन, जेम्स कोट्स, डेविड जिंसनर या फिर एंड्रिया गोल्डस्मिथ। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which Indian naval ships recently arrived at Colombo, Sri Lanka to participate in the 12th edition of SLINEX 25? हाल ही में कौन से भारतीय नौसेना जहाज स्लिनेक्स 25 के 12वें संस्करण में भाग लेने के लिए कोलंबो, श्रीलंका पहुंचे हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है आईएनएस राणा एंड आईएनएस ज्योति। तो इंडियन नेवल शिप्स आईएनएस राणा, जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और आईएनएस ज्योति, जो कि फ्लीट टैंकर है, ये दोनों ही कोलंबो श्रीलंका में पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका इंडियन नेवल एक्सरसाइज स्लिनेक्स 25 का 12th एडिशन होने वाला है। 2005 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी स्लिनेक्स एक्सरसाइज की। ये एक बायलेटरल नवल एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के बीच में। ये याद रखिएगा कि ये नवल एक्सरसाइज है, ना कि एयरफोर्स या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज। नवल एक्सरसाइज है। और जो लास्ट एडिशन था इसका, वो 17 से 20 दिसंबर 2024 के बीच विशाखापट्टनम में हुआ था। एक और करंट अफेयर आप जानेगा, आईएनएस संधायक, ये फर्स्ट सर्वे वेसल लार्ज है इंडियन नेवी का,
और इसने अपनी मेडन विजिट की है सिंगापुर के चांगी नवल पीस में। When and where did the Trump-Putin summit on Russia-यूक्रेन वॉर टेक प्लेस? रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है अगस्त 2025 एंकोरेज। 2025 रशिया यूनाइटेड स्टेट्स समिट, जिसे आप अलास्का 2025 या फिर ट्रंप पुतिन समिट भी कह सकते हैं, तो ये समिट यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में हुई है 15 अगस्त 2025 को। किस जगह? जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन, एंकोरेज अलास्का में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री बेस है ये, एंकोरेज अलास्का में। तो यहाँ पर ये समिट हुई है 15 अगस्त को। अब देखिए, अभी तो हमें याद है कि ताज़ा ताज़ा न्यूज है। जब 3-4 महीने बीत जाते हैं ना, और अगर आपके पास तब पूछ लिया जाए किस महीने में हुई थी ये, तो आपको फिर डाउट आने लगता है कि कहीं जुलाई में हुई थी, अगस्त में हुई थी, इस तरह से। पहली बार है जब कोई रशियन प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री प्रॉपर्टी है वहाँ पर पहुँचे हैं। जो मेन टॉपिक था डिस्कशन का, वो था कि किस तरह से यूक्रेन में जो वार है उसको रोका जा सके। हालांकि कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अलास्का, आपको बता दें, एक नॉन कॉन्टिग्यूस यूएस स्टेट है, यानी कि जो जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट्स हैं उनसे बाउंड्रीज की नहीं लगती है, अलग है ये, नॉर्थ अमेरिका में ही। और इस तरह के 2 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जो उसकी बाउंड्री से नहीं लगती, एक तो हवाई, एक अलास्का। ये नदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स में, और लार्जेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का कोई भी स्टेट एरिया वाइज। हालांकि रशियन टेरिटरी हुआ करती थी 1867 तक, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे परचेज कर लिया था 7.2 बिलियन यूएस डॉलर में। Which state achieved the highest economic growth rate in real terms during 2024-25? 2024-25 के दौरान किस राज्य ने वास्तविक रूप से उच्चतम आर्थिक विकास दर हासिल की? Which state achieved the highest economic growth rate in real terms during 2024-25? 2024-25 के दौरान किस राज्य ने वास्तविक रूप से उच्चतम आर्थिक विकास दर हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है तमिलनाडु। देखिए, अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा प्रोवाइड किए गए डेटा की, तो 2024-25 में केवल एक ही राज्य ऐसा था जिसने डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की है रियल टर्म्स में, और ये है तमिलनाडु। 11.19% ग्रोथ रेट रही है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, यानी कि सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट रहा भारत में, और इसका जो ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट है ये 5.5% से बढ़कर 8.9% रहा है। अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ये लीड कर रहे हैं 9.66% ग्रोथ के साथ। विच जीएसटी स्लैब्स इन इंडिया आर प्रपोज टू बी रिटेन्ड अंडर द न्यू स्ट्रक्चर? भारत में कौन से जीएसटी स्लैब को नई संरचना के तहत बनाए रखने का प्रस्ताव है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 5% एंड 18%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत जो नंबर ऑफ स्लैब्स हैं उनको रिड्यूस करने का प्रपोजल दिया है, और केवल 5% और 18% ये 2 ही स्लैब्स अब रहेंगी। अच्छा, इसका मतलब जो 12% और 28%, 12% और 28% के जो टैक्स ब्रैकेट्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अच्छा, 99% जो आइटम्स हैं फिलहाल वो 12% स्लैब में आते हैं, वो 5% रेट में चले जाएंगे। 90% गुड्स एंड सर्विसेज ये 28% ब्रैकेट में जो आती है उन्हें 18% के ब्रैकेट में ला दिया जाएगा। 28% टैक्स स्लैब currently accounts for 11% of the revenue from the GST। जो 28% वाली टैक्स स्लैब है ना, तो टोटल जो रेवेन्यू मिलता है जीएसटी में 11% शेयर है इसका, और जो 12% स्लैब है उसका शेयर 5% है। 5% स्लैब का जो शेयर है वो 7% है टोटल रेवेन्यू में, और सबसे ज़्यादा है 18% स्लैब का 67%। डॉक्टर वेस पेस, स्पोर्ट्स प्लेयर एंड द फादर ऑफ टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस पास्ट अवे रिसेंटली। वेस पेस प्लेड विच स्पोर्ट? टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के पिता और खिलाड़ी डॉक्टर वेस पेस का हाल ही में निधन हो गया। वेस पेस कौन से खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी है हॉकी। डॉक्टर वेस पेस जो कि इंडिया की ब्रॉन्ज मेडल विनिंग हॉकी टीम का हिस्सा रहे हैं 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में, फादर हैं टेनिस लेजेंड लिएंडर पेस के। इनका निधन हो गया है कोलकाता में 80 की एज में। तो गोवा में इनका जन्म हुआ था। ये मिडफील्डर थे इंडियन हॉकी टीम में जब भारत का गोल्डन एरा चल रहा था हॉकी टीम का।
और ये उस स्क्वाड के मेंबर थे जब भारत ने 1972 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस फील्ड हॉकी में, नीदरलैंड्स को हराया था। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। तो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिम लोवेल, जिन्होंने कि अपोलो 13 मिशन को सेफली पायलट किया था वापस लाने में 1970 में, इनका निधन हो गया है। ये अपोलो 8 मिशन का भी हिस्सा थे और पहले व्यक्ति हैं जो मून पर 2 बार जा चुके हैं, हालांकि लैंड नहीं किया इन्होंने उस पर। एल गणेशन, जो कि गवर्नर रहे नागालैंड के और फॉर्मर सीनियर बीजेपी लीडर भी रहे तमिलनाडु से, इनका निधन हो गया चेन्नई में 80 की एज में। मणिपुर के गवर्नर का भी इन्होंने कार्यभार देखा था और वेस्ट बंगाल के भी गवर्नर रहे हैं, एडिशनल चार्ज मिला था इन्हें। Who has been named one of the 9 International Olympic Committee Mental Health Ambassadors? 9 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों में किस भारतीय को शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अभिनव बिंद्रा। तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर एंड फॉर्मर एथलीट अभिनव बिंद्रा, ये उन 9 मेंटल हेल्थ एम्बेसडर्स में से एक हैं जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा नामित किया गया है। अभिनव बिंद्रा आप जानते ही होंगे, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में 2008 बीजिंग ओलंपिक में। और एम्बेसडर आप देख सकते हैं अलग अलग देशों से हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी, हाउ मेनी सैटेलाइट्स विल बी इंक्लूडेड इन इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के पहले वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह में कितने उपग्रह शामिल किए जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 12। तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस, इसने अनाउंस किया है कि हमने पिक्सल स्पेस इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को सिलेक्ट किया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट फुली इंडिजीनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को डिज़ाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, ऑपरेट करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत। तो ये जो पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम है, इसमें पियर साइट स्पेस, सेटशोर एनालिटिक्स इंडिया, ध्रुव स्पेस, ये सब आते हैं। और पहली बार है जब इस तरह का कंसोर्टियम बनाया गया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाने के लिए, और इसमें 12 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था 12। द कॉन्स्टलेशन विल डिलीवर एनालिसिस रेडी डेटा एंड वैल्यू एडेड सर्विस फॉर एप्लीकेशन इन क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, मैरीन सर्विलेंस, नेशनल सिक्योरिटी, अर्बन प्लानिंग। तो ये सभी एप्लीकेशंस होंगी इस सैटेलाइट की। Which central armed police force recently received approval from the Union Home Ministry for its first ever cadre review? हाल ही में किस केंद्रीय सशक्त पुलिस बल को अपनी पहली कैडर समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिली? राइट आंसर ऑप्शन ही है, बीएसएफ। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल का जो कैडर रिव्यू है उसको किया जाएगा। 1965 के बाद से पहली बार है जब कैडर रिव्यू किया जाएगा। देखिए 5 प्रमोशन होते हैं बीएसएफ में ना, और कई कांस्टेबल ऐसे हैं जो केवल 2 ही या फिर 1 प्रमोशन के साथ ही रिटायर हो, जबकि वो असिस्टेंट कमांडेंट तक जा सकते थे उस रैंक तक। तो इसलिए रिव्यू किया जा रहा है कैडर को। बीएसएफ पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर हमारे बॉर्डर को सेफ रखता है। Which team did India's under-20 women's football team defeat to qualify for the AFC under-20 Women's Asian Cup 2026? भारत की अंडर-20 महिला फुटबॉल टीम ने AFC अंडर-20 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने के लिए किस टीम को हराया? ऑप्शन सी राइट आंसर है, म्यांमार। तो इंडिया की जो अंडर-20 वीमेंस फुटबॉल टीम है, इन्होंने अपनी जगह बना ली है AFC अंडर-20 वीमेंस एशियन कप 2026 में। 1-0 से जीत हासिल की म्यांमार के ऊपर यंगून में। ठीक है, 20 साल बाद भारत इस AFC अंडर-20 वीमेंस एशियन कप में अपनी जगह बना पाया है और ये कप होगा थाईलैंड में। Who recently set a new national record in men's 3000 मीटर फॉर इंडिया? हाल ही में भारत के लिए पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, गुलवीर सिंह। तो गुलवीर सिंह ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है मेंस 3000 मीटर में। ठीक है, और ये ग्युलाई इस्तवान मेमोरियल वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड लेवल मीट हंगरी में हुआ है, यहाँ इन्होंने कम्पीट किया। इनकी टाइमिंग रही 7 मिनट 34.49 सेकेंड। इसको इस तरह से रीड करते हैं, 7 मिनट्स 34.49 सेकेंड्स में इन्होंने अपनी रेस पूरी की और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। What percentage of horizontal reservation has been approved for former अग्निवीर इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 10%। तो उत्तराखंड कैबिनेट ने 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अप्रूव कर दिया है, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी ग्रुप सी की, ठीक है, उनमें फॉर्मर अग्निवीर्स के लिए।
फॉर्मर अग्निवीर्स विल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और इनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। देखिए दो तरह के रिजर्वेशन होते हैं, एक तो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, जैसे SC, ST, OBC, EWS, ये जो रिजर्वेशन होते हैं ये होते हैं वर्टिकल। अब इन्हीं के अंदर एक और कैटेगरी का रिजर्वेशन है, उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जैसे अब SC, ST, OBC, EWS तो एक वर्टिकल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें अग्निवीर का जो रिजर्वेशन मिलेगा हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि SC में भी अग्निवीर जो आएंगे, जो SC कैटेगरी से आते हैं, उन्हें 10% रिजर्वेशन होगा। इसी तरह से ST के अंदर भी, OBC के अंदर भी, EWS के अंदर भी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन के कंपार्टमेंट्स होते हैं या फिर ट्रेन के डिब्बे होते हैं, तो उनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। SC, ST, OBC ट्रेन के कंपार्टमेंट्स हैं, और उन अंदर जो सीट्स रिजर्व होती हैं उन्हें आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। Engineers India Limited recently signed an MOU with which organization to provide engineering services for Bharat Small Modular Reactor. Engineers India Limited ने हाल ही में भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन भी है NPCIL। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, जिसके जरिए इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन भारत ने घोषित किया हुआ है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हम अचीव करेंगे 2047 तक। In a report, a committee set up by the RBI to recommended several guidelines for the responsible use of AI in the financial sector. How many guidelines did it recommend? RBI द्वारा गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र में AI के जिम्मेदारान उपयोग के लिए कई दिशा निर्देशों की सिफारिश की है। समिति ने कितने दिशा निर्देशों की सिफारिश की? राइट आंसर ऑप्शन है 7। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बैंकिंग के लिए। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले एक फ्री AI कमेटी रिपोर्ट बनाने के लिए कमेटी बनाई थी। फ्री AI मतलब फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने 7 गाइडिंग सूत्र दिए हैं किस तरह से हम AI को यूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, रिस्क मिटिगेशन और इनोवेशन बना रहे, उनके बीच में बैलेंस रहे। तो पहला सूत्र है ट्रस्ट इज द फाउंडेशन। तो ट्रस्ट नॉन नेगोशिएबल है, अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम को रिलायबल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिक कॉन्फिडेंस उसमें रहे, इस तरह का AI सिस्टम हो। पीपल फर्स्ट, ठीक है। AI शुड सपोर्ट ह्यूमन डिसीजन मेकिंग बट डेफर टू ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजन इंटरेस्ट, प्रायोरिटाइजिंग वेलफेयर, डिग्निटी एंड इंक्लूजन। इनोवेशन ओवर रेस्टोरेंट, तो एनकरेज रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन वाइल अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। फेयरनेस एंड इक्विटी, AI आउटकम्स शुड बी फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। फिर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। फिर अंडरस्टैंडेबल बाय डिज़ाइन, और लास्ट है सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये 7 सूत्र हैं, ठीक है। आपको इनको हेडिंग याद कर लेना इन 7 सूत्र की भी। अच्छा, फाइनेंस सेक्टर में जो AI इन्वेस्टमेंट है 2027 तक वो 8 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है। बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, कैपिटल मार्केट्स में, पेमेंट्स में 1.02 लाख करोड़ का होने वाला है 2033 तक, केवल जेन AI में ही, जनरेटिव AI में ही। RBI ने म्यूल हंटर AI भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिससे म्यूल अकाउंट, फर्जी अकाउंट डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अच्छा, जो फ्री AI कमेटी है एक 8 मेंबर पैनल रहा है, इसको RBI द्वारा बनाया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी पुष्पक भट्टाचार्य ने। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो लोकेटेड? अंतरिक्ष भवन, बेंगलुरु। विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? केरल। इन विच स्टेट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? केरल। Which was the first state in India to implement the Panchayati Raj system? Nagaur district, Rajasthan, on October 2nd, 1959. Which article of the Indian Constitution deals with the amendment procedure? Article 368, जो कि 10th पार्ट में। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं। इन विच स्टेट इज द फेमस वेम्बनाथ लेक लोकेटेड इन? बाय विच ईयर हैज इंडिया सेट अ टारगेट टू डेवलप एन इंडिजिनियस एयर डिफेंस सिस्टम? What was the central theme of Prime Minister Modi's 2025 Independence Day address? Name the President of the Republic of the Philippines who paid a state visit to India on 4 to 8 August 2025. Which state appointed Bollywood diva Madhuri Dixit as brand ambassador of the state's handloom industry? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि ये क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स पढ़ना नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।